हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, ये है वन शॉट वीडियो आपके क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर का। इस वीडियो में हम आपका ये पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता, इस चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम है, ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस वीडियो को देख लो, आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4 में भी कोई इसी तरीके का डाउट है तो उनके भी वन शॉट वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाके आप वो चैप्टर्स बिल्कुल डिटेल में एक ही वीडियो से पढ़ सकते हो और अच्छे से उसको पढ़ लेना। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इन सारे चैप्टर के नोट्स चाहिए या अपने क्लास 12 के लिए बढ़िया सा स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे वर्कशीट्स हो गई, डेरिवेशंस के पीडीएफ्स हो गए, फॉर्मूला शीट्स हो गई, तो आप मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। या मनदीप एजुकेशन एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप क्लास 12th में हो, आपको फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, फिजिक्स में कोई दिक्कत आ रही है, तो ये कोर्सेज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जरूरी हैं। बच्चों, मैं जितना कुछ भी अपनी लाइव क्लासेस में पढ़ाता हूं, उनकी अगर आपको रिकॉर्डिंग्स चाहिए, जो नोट्स मैं अपनी लाइव क्लासेस में शेयर करता हूं, वो नोट्स चाहिए, वो वर्कशीट्स चाहिए, फॉर्मूला शीट्स चाहिए, डेरिवेशंस चाहिए, सैंपल पेपर्स चाहिए, पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशंस चाहिए, तो ये सब कुछ आपको एक पैकेज के रूप में मिल जाएगा मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप पर। ये कोर्सेज हैं 549 फिजिक्स का क्लास 12 एंड 549 मैथ्स का क्लास 12। पर मंथ नहीं बता रहा हूं, टोटल अमाउंट बता रहा हूं। आप इनको परचेस कर सकते हो इतने प्राइस में। इन कोर्सेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऐप का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है ही, जहां पर ये कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज में आपको क्या मिलेगा? इन कोर्सेज में आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा क्लास 12 का सेशन 2023-24 का। ये जो सेशन चल रहा है, अभी हम लोग 5th 6th चैप्टर पर हैं। यहां तक की सारी रिकॉर्डिंग आपको यहां मिल जाएगी। और जैसे जैसे मैं कोर्स कंप्लीट कराता जाऊंगा, आगे आगे बढ़ता जाऊंगा और अपने बैचेस में शेयर करता जाऊंगा मटेरियल, वो सारा मटेरियल यहां पर अपलोड होता जाएगा। प्लस पिछले सेशन का पूरा कोर्स ऑलरेडी यहां पर है। तो एक ही कोर्स के अंदर आपको पिछले साल का पूरा कंटेंट और इस साल का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। क्या क्या आपको मिलेगा? डिटेल्ड रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ एवरी टॉपिक अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस। बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैं अपनी क्लासेस में पढ़ाता हूं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर करता हूं, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं। सबके वीडियो सॉल्यूशंस आपको यहां मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज फॉर्मूला शीट्स मिल जाएंगी, पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज डेरिवेशंस मिल जाएंगी और वर्कशीट्स मिल जाएंगी टॉपिक वाइज। ये वर्कशीट्स आपको इस वाले फोल्डर में मिलेंगी सेशन 2023-24 के। अभी सारी नहीं डाली हैं, साथ साथ डालता जाऊंगा, आपके पास वो पहुंचती जाएंगी अगर आपने इस कोर्स को परचेस कर लिया है। तो अगर आप क्लास 12th में हैं तो ये कोर्सेज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सारा कंटेंट आपका यहां से कवर हो जाएगा और आपको सारे पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे, तो एक बार जाकर चेक कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। छोटा चैप्टर है, बाकी चैप्टर्स के मुकाबले काफी इजी है और चैप्टर 1 से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, तो इसलिए बच्चों को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, आसानी से समझ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिज्म के बारे में। क्या क्या चीजें यहां स्टार्टिंग में दी हुई हैं, जो फर्स्ट और सेकंड स्लाइड पर लिखा हुआ है, इसमें आधी से ज्यादा चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी। थर्ड स्लाइड से मेन चीज स्टार्ट होती है, बट एक बार फटाफट इसको रिवाइज कर ले। सबसे पहली बात, अर्थ बिहेव्स एज मैग्नेट विद मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम जियोग्राफिक साउथ टू नॉर्थ। बच्चों, अर्थ जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। अगर आप किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली लटकाएंगे, आपने धागे से बार मैग्नेट बांध के उसको फ्रीली लटका दिया, तो जब वो ऐसे घूमते फिरते रुकेगी तो उसका एक पोल हमेशा अर्थ के जियोग्राफिक नॉर्थ को पॉइंट करता है और दूसरा अर्थ के जियोग्राफिक साउथ को पॉइंट करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ जो मैग्नेट है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसका साउथ पोल अर्थ के नॉर्थ की तरफ है और नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ की तरफ है। एग्जैक्टली नहीं है, जैसे अर्थ का अगर नॉर्थ और साउथ, अर्थ का अगर नॉर्थ और साउथ ऐसे है,
अर्थ का अगर नॉर्थ और साउथ ऐसे है तो मैग्नेट का थोड़ा सा ऐसे, समझ गए। ज्यादा डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि ये सिलेबस से आपके ये टॉपिक कट गया है। ये अर्थ का नॉर्थ है, ये साउथ है। आप ये मान सकते हो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का ये साउथ है और ये नॉर्थ है। तो जब आप कोई मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड करते हो तो उसका नॉर्थ अर्थ के मैग्नेटिक साउथ को रिस्पॉन्ड करता है और उसका साउथ अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ को रिस्पॉन्ड करता है। तो वो तो हमारी किस्मत अच्छी है कि अर्थ का मैग्नेटिक साउथ ज्योग्राफिक नॉर्थ के आसपास ही है और अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ ज्योग्राफिक साउथ के आसपास है। इसलिए जो हम मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड करते हैं उसका नॉर्थ हमें ऐसा लगता है कि अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है और साउथ अर्थ के ज्योग्राफिक साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है, सो अर्थ की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका सोर्स के बारे में अपने को ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। साइंटिस्ट सभी रिसर्च कर रहे हैं कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्यों है। सो व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। द टिप व्हिच पॉइंट्स टू द ज्योग्राफिक नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड द टिप व्हिच पॉइंट्स टू द ज्योग्राफिक साउथ इज कॉल्ड द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। आपने ये देखा होगा कि किसी भी बार मैग्नेट पे N और S लिखा होता है। वो इसीलिए लिखा होता है कि जहां पर N लिखा है वो वाला पार्ट हमेशा मैग्नेट का अर्थ के नॉर्थ पोल को पॉइंट करता है और जहां S लिखा है वो वाला पार्ट हमेशा अर्थ के साउथ पोल को पॉइंट करता है। ठीक, और क्या लिखा है यहां पे, बाकी सारी चीजें आपको पता होंगी। देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स। लाइक पोल्स जो है मैग्नेट के यानी नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ वो रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। We cannot isolate north and south poles of a magnet। एक मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को अलग नहीं किया जा सकता। अगर आप एक मैग्नेट को बीच में से तोड़ देते हो तो फिर से उसके नॉर्थ और साउथ डेवलप हो जाते हैं। आप एक मैग्नेट को कितने भी हिस्सों में तोड़ दो आप उसके नॉर्थ और साउथ अलग नहीं कर पाओगे। सो आइसोलेटेड मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल मतलब सिंगल पोल कभी नहीं मिलेगा आपको, जब भी मिलेगा डाइपोल मिलेगा। दूसरा, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में यहां पढ़ लेते हैं जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है, प्लस आपने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में भी पढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी फटाफट से। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट फॉर्म कॉन्टिन्यूअस क्लोज लूप्स। आप जानते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है एक मैग्नेट की वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाती हैं और मैग्नेट के अंदर साउथ से वापस नॉर्थ में जाती है ना। मैग्नेट के अंदर ये जाएगी साउथ से वापस नॉर्थ में, तो एक कंटिन्यूअस लूप बनाएगी, जहां से शुरू हुई है वहीं खत्म होगी। अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो स्टार्ट तो पॉजिटिव पे होती है लेकिन खत्म नेगेटिव पे होती। ठीक, सेकंड, the tangent to field line at a given point represent the direction of net magnetic field at that point। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो जैसे यहां पे, तो आप यहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, या फिर आपको यहां निकालनी हो तो यहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, या फिर यहां निकालनी हो तो यहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जहां पर भी, किस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे, जहां पर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी या ज्यादा होंगी, मान लो वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, और जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी या कम होंगी वहां मैग्नेटिक फील्ड वीक है। और दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी, रट गए अब तो ये आंसर, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े, 10th में भी पढ़े, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स, व्हिच मींस देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस कैसे हो सकती है मेरे बच्चों। अब देखो बच्चों, मैंने कहा ना ये फर्स्ट चैप्टर से बहुत ज्यादा रिलेटेड है चैप्टर। अच्छा, ये आपको पीडीएफ की फॉर्म में ये जो स्लाइड्स हैं ये भी मिल जाएंगी, नोट्स तो मिल ही जाएंगे, स्लाइड्स के पीडीएफ भी आपको ऐप पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो ज्वाइन कर लेना। बहुत ही काम की चीजें हैं यहाँ पे, और जितना मटेरियल है वो तो है, बहुत सारा मटेरियल रेडी है जो ऐप पे डल जाएगा आने वाले दिनों में, और टेलीग्राम चैनल पे भी डल ही रहा है, तो मिस मत करना। बच्चों देखो, अगर आप चार्ज की जगह पोल स्ट्रेंथ को रख दो, मैं ये बता रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे फॉर्मूलों से मैग्नेटिज्म के सारे फॉर्मूले कैसे बनाए जाएं। चार्ज की जगह यहां पे जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम QM से रिप्रेजेंट करते हैं, QM से, और उसे बोला जाता है पोल स्ट्रेंथ।
इसे क्या बोला जाता है? पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? चार्ज का मतलब क्या है? किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड जब ज्यादा होता है तो इसका मतलब है वो अपने आसपास वाले चार्जेस पे ज्यादा रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। अगर किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता है मतलब वो अपने आसपास वाले चार्जेस पे कम रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। समझ में आई बात? इसी तरीके से कोई भी पोल कितना स्ट्रांग है कि वो अपने आसपास वाले पोल्स को कितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, उस चीज को मेजर किया जाता है बाय पोल स्ट्रेंथ। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ पोल टू अट्रैक्ट और रिपेल अदर पोल्स अराउंड इट, दैट इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। एम्पियर मीटर, सॉरी, नॉट एम्पियर पर मीटर। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है एम्पियर मीटर। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज की जगह जो भी कॉन्सेप्ट हमने पॉजिटिव चार्ज को लेकर बनाए हैं मैग्नेटिज्म में, आप उसकी जगह क्या बोलोगे? नॉर्थ पोल। नेगेटिव चार्ज की जगह आप मैग्नेटिज्म में क्या बोलोगे? साउथ पोल। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि नेगेटिव की जगह साउथ पोल है और पॉजिटिव की जगह नॉर्थ पोल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह आप जानते हो यहां मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P की जगह यहां मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट M होगा, जिसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जहां भी होगा उसकी जगह आपने म्यू नॉट बाय 4 पाई रखना है। यानी कि सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह आपने म्यू नॉट रखना, क्योंकि 1/4 पाई तो दोनों में है, बस 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट आपने रख देना है। तो आपके सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? अगली स्लाइड में देखो। कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। यहां पे हमारे पास दो मैग्नेटिक पोल्स हैं। एक ये रहा मैग्नेटिक पोल, इसका पोल स्ट्रेंथ है QM1। एक ये रहा मैग्नेटिक पोल कोई दूसरी मैग्नेट का, इसका पोल स्ट्रेंथ है QM2। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। इन दोनों मैग्नेटिक पोल्स के बीच में डिस्टेंस है R। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बाय कूलम्स लॉ is directly proportional to the product of pole strength, जैसे वहां Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी फोर्स, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई, Q1 Q2 की जगह QM1 QM2 और डिस्टेंस की जगह R। समझ गए? ठीक है, तो ये हो गया हमारा दिस रिजल्ट इज कॉल्ड कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। दिस रिजल्ट इज कॉल्ड कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी? यहां पर एक चार्ज था Q और यहां पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा Q0, जिसको हम हमेशा पॉजिटिव मानते हैं। इस पे फोर्स लगी, इसकी वजह से मान लो ये दोनों पॉजिटिव हैं इधर, तो हम बोलते थे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? force acting on this charge divided by magnitude of this charge, that is force acting on a unit charge placed at that point। ठीक है, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज हम लेते थे वेरी स्मॉल। अब आप क्या करो कि आप यहां पर मान लो कि एक पोल है, यहां पर हमारे पास एक पोल है जिसका पोल स्ट्रेंथ है QM, और इससे थोड़ी दूरी पे हमने एक टेस्ट पोल रख दिया जिसका पोल स्ट्रेंथ लिया QM0, और मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल है मान लो, और टेस्ट पोल विल ऑलवेज बी नॉर्थ पोल, क्योंकि टेस्ट चार्ज को आप क्या लेते थे? हमेशा पॉजिटिव चार्ज। तो टेस्ट पोल हमेशा हम क्या लेंगे? नॉर्थ पोल। तो ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या कर, ये सब इमेजिनेशन है, देखो आइसोलेटेड पोल्स तो होते नहीं, बट मान लो कि अगर आपको किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है या मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप मान लो कि अगर वहां पे एक नॉर्थ पोल होता तो वो किधर जाता और उस पे कितनी फोर्स लगती, है ना? जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए किसी भी पॉइंट पे ये मानते थे कि अगर यहां पॉजिटिव चार्ज होता तो किधर जाता, तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाती थी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम मानेंगे कि अगर उस पॉइंट पे एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल होता तो वो किधर जाता? ये नॉर्थ है तो मान लो ये नॉर्थ है, सोर्स वाला हम नॉर्थ मान लेते हैं, तो ये इस नॉर्थ को रिपेल करता विद अ फोर्स F। तो हम बोलते हैं इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है B, वो होगी लिमिट दिस टेस्ट पोल
वेरी स्मॉल क्यू एम नॉट टेंड्स टू 0, एफ बाय क्यू एम नॉट, ठीक है ये। अच्छा, अब अगर f की वैल्यू यहां डाल दें, अगर f की वैल्यू यहां डाल दें, इसको हटा देते हैं हम, f की वैल्यू यहां डाल दें कूलम लॉ से, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू एम नॉट डिवाइडेड बाय क्यू एम नॉट से क्यू एम नॉट कट गया, तो b है म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू एम, आर स्क्वायर कौन डालेगा भाई, बाय आर स्क्वायर। तो एक पोल जिसका पोल स्ट्रेंथ है QM, उससे R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड होती है इतनी। जैसे वो फॉर्मूला नहीं था इलेक्ट्रिक फील्ड का, चार्ज Q से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। वैसे यहां पर फॉर्मूला आ गया कि एक पोल जिसका पोल स्ट्रेंथ है QM, उससे R डिस्टेंस पर कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट बाय 4 पाई QM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर ये। और जहां पर भी आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो, एक बार फिर बता रहा हूं, जहां पर भी आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहो, वहां इमेजिन करो कि अगर एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल होता तो वो किधर जाता, ठीक। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, या जिसको हम सिर्फ मैग्नेटिक मूवमेंट भी बोलते हैं, ये हमारी एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, और इन मैग्नेटिक पोल्स के बीच का हम डिस्टेंस मान लें 2a, आधा हो गया a, तो इन मैग्नेटिक पोल्स के बीच का डिस्टेंस हो गया 2a। जैसे डाइपोल में चार्जेस के बीच का डिस्टेंस मानते थे, यहां पे ये हो गया 2a। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिसिटी में तो क्या था कि डाइपोल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आइसोलेटेड चार्जेस भी हो सकते हैं, यहां तो डाइपोल ही होगा ना, यहां मोनोपोल्स तो होते नहीं है। तो यहां पे जब भी आपको एक मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स मिलेगा, दैट विल ऑलवेज बी अ डाइपोल, राइट। तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी, इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नॉट कैपिटल एम से, स्मॉल एम से, क्योंकि एनसीईआरटी में स्मॉल एम है, बहुत सारी बुक्स में कैपिटल एम है, बट हम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एम से। और वो हो गया जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होती थी आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, तो यहां पे चार्ज की जगह है पोल स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक डाइपोल वो है जिसमें दो पोल्स हैं और दोनों अपोजिट पोल्स हैं और दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, तो स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल QM इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स 2a, ठीक। अच्छा, एक्सियल लाइन पे इस डाइपोल की एक्सियल लाइन पे, ये रही इसकी एक्सियल लाइन, सेंटर से R डिस्टेंस पर, इस डाइपोल की एक्सियल लाइन से सेंटर से R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वही वाला फॉर्मूला लगा दो भाई, सब कुछ वही चल रहा है, वही वाला फॉर्मूला लगा दो। इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का एक्सियल लाइन पे, वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr, है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई 2pr की जगह 2mr, क्योंकि p की जगह m डाल दिया हमने, अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। शॉर्ट डाइपोल के लिए a इज मच लेस देन r पुट कर दिया, तो ये रिजल्ट अपना हो गया ये, ठीक। इसी तरीके से इक्वेटोरियल लाइन पे सेम फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई आ गया, वहां ऊपर p होता था, यहाँ m हो गया, नीचे वही रहा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। इसको भी शॉर्ट डाइपोल के लिए लिखेंगे, a को 0 पुट करेंगे, 2 से 2 कटेगा, नीचे r क्यूब बचेगा, ठीक। सोलिनॉइड एंड बार मैग्नेट, सोलिनॉइड एंड बार मैग्नेट को अगर हम देखें तो दोनों ऑलमोस्ट सेम हैं, क्योंकि सोलिनॉइड में जब आप करंट पास कर रहे हो ना, यहां से आपने बैटरी लगाई तो ये करंट गया ऐसे, है ना, ऐसे करके, ऐसे, फिर ऐसे, है ना, ऐसे 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 होता हुआ, और ये करंट आ गया आपका इधर। तो अगर आप देखोगे, आप इस तरफ से देखोगे अगर इसको, तो ये करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे, यानी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है जिस तरफ लूप में एंटी क्लॉकवाइज होता है उस तरफ कौन सा पोल बनता है, जिस तरफ लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है उस तरफ कौन सा पोल बनता है, नॉर्थ पोल बनता है। और अगर आप इधर से देखोगे तो ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे आ रहा है ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे आ रहा है, ठीक। कैसे करके कैसे करके कैसे आ रहा है सर,
इधर से आया ऐसे, फिर गया ऐसे, ठीक है ना, ऐसे करके ऐसे। अच्छा ये ऊपर से आ रही है ना, ये तो एक तरफ से देखने पे अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो दूसरी तरफ से देखने पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है। और इस तरफ क्या बनेगा, इस तरफ बनेगा साउथ पोल, इस तरफ बनेगा साउथ पोल। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, आपने 10th में भी पढ़ी है, जैसे बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वैसे इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ये नॉर्थ से निकली बाहर ऐसे और साउथ में गई अंदर ऐसे, है ना, ये नॉर्थ से निकली बाहर ऐसे और साउथ में गई अंदर ऐसे। सारी बना दोगे तो बिल्कुल वही पैटर्न मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो बार मैग्नेट के अराउंड मिलता था। तो बार मैग्नेट और सोलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम है। अगर बार मैग्नेट को बीच में से काट दो तो नए नॉर्थ और साउथ डेवलप हो जाते हैं। इसको भी बीच में से काट के दो बना लोगे, दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर दोगे तो फिर वहां पर भी अब सेम ऐसे ही बैटरी से दोनों को कनेक्ट करोगे तो इधर बीच में से आपने काट दिया तो इधर वाले में यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगा, इधर क्लॉकवाइज में। इसी तरीके से इधर इसमें एंटी क्लॉकवाइज में और इधर क्लॉकवाइज में। तो आपको दो छोटे छोटे मैग्नेट्स मिल जाएंगे, है ना, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ। और इसकी शेप भी देखो, जैसे मैग्नेट में अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू द एक्सिस होती हैं वैसे इसमें भी अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू द एक्सिस है। सब कुछ सेम ही है इसके अंदर, है ना। तो आप इसको बार मैग्नेट की तरह मान सकते हो, एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड को। बट प्रैक्टिकली सोचे तो ये ज्यादा यूजफुल है क्योंकि एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो फिक्स्ड है, जबकि इसके सोलिनॉइड के अंदर आपने पढ़ा ना चैप्टर 4 में कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होती है म्यू नॉट एन आई। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होती है म्यू नॉट एन आई, यानी कि वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पे, करंट पे। तो हम अपनी मर्जी से इसकी नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करके या करंट चेंज करके या कोर का मटेरियल चेंज करेंगे, कोर के मटेरियल पे भी डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड। हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड बदल सकते हैं, जबकि हम एक परमानेंट बार मैग्नेट के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो यार हम अपनी जरूरत के हिसाब से इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए ज्यादा यूजफुल हुआ। और इसकी देखो, इसके नॉर्थ और साउथ की पोलैरिटी बदली जा सकती है। एक मैग्नेट का, एक बार मैग्नेट का नॉर्थ जो है वो फिक्स हो गया, साउथ जो है वो फिक्स हो गया। आप चाहकर बदल नहीं सकते उसको, पर इसको बदल सकते हो। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दो, ये पॉजिटिव हटा के उधर चिपका दो, ये नेगेटिव इधर चिपका दो, तो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। तो ये नॉर्थ का साउथ हो जाएगा, वो साउथ का नॉर्थ हो जाएगा। और अगर हम जरूरत पड़ने पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, इसमें से करंट काट के। और एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को हम जरूरत के हिसाब से बंद नहीं कर सकते, ठीक। नेक्स्ट इज गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि यहां पे हमारे पास एक क्लोज सरफेस, यहां पे हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस के थ्रू जो नेट फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। क्लोज सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो। क्लोज सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो। क्यों? आप जानते हो कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, मैग्नेटिज्म में आपको हमेशा डाइपोल मिलेगा। यानी कि अगर इस क्लोज सरफेस ने, 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस की बात कर रहा हूं, कोई मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स एनक्लोज करा है, तो ऑब्वियसली उस मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स में नॉर्थ और साउथ दोनों होंगे। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, साउथ में घुस जाएंगी, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, साउथ में घुस जाएंगी। तो क्या होगा, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर घुसेंगी। तो नेट फ्लक्स हमेशा क्या होगा, एक क्लोज सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स, नेट फ्लिक्स नहीं बोल, नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो। एक क्लोज सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो। क्योंकि देखो फर्स्ट चैप्टर में ना एक क्वेश्चन आता था गॉस लॉ में कि अगर एक क्लोज सरफेस है और उस क्लोज सरफेस ने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल एनक्लोज करा है, तो बताओ उसके थ्रू नेट फ्लक्स क्या होगा। उसका आंसर था जीरो, क्योंकि अगर उसने डाइपोल एनक्लोज करा है तो एक जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज से जितना फ्लक्स बाहर निकलेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज में घुस जाएगा। और डाइपोल में इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से बाहर निकलेंगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेगेटिव में अंदर चली जाएंगी, तो नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो। तो इलेक्ट्रिसिटी में तो मोनोपोल भी, मतलब सिंगल चार्ज भी हो सकता है, डाइपोल भी हो सकता है, लेकिन यहां पे अगर किसी क्लोज सरफेस ने एक मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स एनक्लोज करा है तो वो हमेशा डाइपोल ही होगा, इसलिए हमेशा नेट फ्लक्स क्या आएगा, जीरो। तो दैट इज गॉस लॉ कि बी डॉट डीए का इंटीग्रल
इज ऑलवेज 0। यहां हम इसको देखो इस तरीके से लिखें, जैसे B डॉट डी का इंटीग्रल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करके लिखें तो हम कह रहे हैं जहां जहां, अब वो B डॉट डी क्या था, E डॉट डी क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो हम कह रहे हैं जहां जहां Q है वहां QM लिखना है, और जहां जहां 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट है वहां म्यू नॉट लिखना है। तो एक म्यू नॉट आएगा ऊपर, तो ये म्यू नॉट इंटू QM हो जाएगा। लेकिन क्या उसने सिर्फ QM ही एनक्लोज करा है? नहीं, एक माइनस QM भी एनक्लोज करा है, मतलब एक सेम पोल एनक्लोज करा हुआ है अपोजिट पोलैरिटी का, तो उसको हमने माइनस QM लिया, तो ये कट जाएगा, तो B डॉट डी इक्वल टू क्या आएगा, 0। ठीक है, तो ये सिर्फ इतना सा देख के नहीं बोला गया है गॉस लॉ में कि भाई आइसोलेटेड मोनोपोल्स नहीं होते तो फ्लक्स 0 होगा, नहीं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से ऐसा चेक किया गया है, प्रूव किया गया है कि किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स एक्चुअली में 0 आ रहा है। तो एक तरीके से गॉस लॉ इस बात को और प्रूव करता है कि आइसोलेटेड मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। गॉस लॉ की हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आइसोलेटेड मोनोपोल्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। समझ में आया? Dipole in uniform magnetic field, one of the most important topics of this chapter, कि अगर हम एक डाइपोल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, ठीक है, जैसे हम यहां पे बना लेते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है B, और इस मैग्नेटिक फील्ड में अपन प्लेस कर देते हैं एक मैग्नेटिक डाइपोल। ये रहा मैग्नेटिक डाइपोल, इसे हमने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में, ये सच दैट कि इसका इस तरफ हम मान लेते हैं साउथ पोल और इस तरफ मान लेते हैं नॉर्थ पोल। अब आपको याद होगा एक फॉर्मूला था QE, है ना, अगर एक चार्ज Q जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E में प्लेस्ड है तो उस पर कितनी फोर्स लगती है, QE, और ये फोर्स लगती है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर वो चार्ज है पॉजिटिव, और ये फोर्स लगती है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो चार्ज है नेगेटिव। सिमिलरली अगर एक QM पोल स्ट्रेंथ का पोल एक B मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स लगेगी QMB, अगर वो नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और अगर वो साउथ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। सिंपली अब जैसे नॉर्थ पोल है तो इसको QMB फोर्स लगेगी इधर, ठीक है, और इसको लगेगी इधर, तो एक टॉर्क फॉर्म होगा ना इस पे, ये है QMB फोर्स और इस पे इधर ये है QMB फोर्स, तो एक टॉर्क फॉर्म होगा जो इसको ऐसे ऑसिलेट करवाना चाहेगा। टॉर्क आप जानते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स विच इज QM इंटू B इंटू आर्म ऑफ कपल विच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ दीज फोर्सेस, यानी ये फोर्स है ऐसे और ये फोर्स है ऐसे, तो ये रही इस वाली फोर्स की लाइन, ये रही इस वाली फोर्स की लाइन, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहा ये, और ये हम क्या लेते हैं पूरा 2a, ये डिस्टेंस हम लोग क्या लेते हैं 2a, और जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है साउथ और नॉर्थ वर्ड मिला दिया मैंने, एक नई डायरेक्शन बना दी साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है ना मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, तो इस डाइपोल की मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट यानी स्मॉल m रही है, और ये एंगल हम लोग मान ले थीटा, जो कि सिंपली है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के बीच का एंगल। तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आप लगाओगे तो आपको पता चलेगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, तो परपेंडिकुलर होता है हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा। सो द परपेंडिकुलर distance between these two forces is 2a sin theta, perpendicular distance between these two forces is 2a sin theta। तो ये हो गया हमारा टॉर्क। तो अगर मैं QM इंटू 2a एक साथ लिख लूं और
क्या बचा, बी बचा ना, तो बी साइन थीटा एक साथ लिख लूं तो टॉर्क होगा QM इंटू 2A इज डाइपोल मोमेंट M इंटू बी इंटू साइन थीटा, है ना। जैसे PE साइन थीटा टॉर्क होता था ना वहां पे, यहां पे हमारा ये टॉर्क हो गया MB साइन थीटा, या फिर हम इसको लिखें टॉर्क इक्वल टू M क्रॉस B, और इसमें भी यहां पे आपके स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाले वो केसेस लगेंगे जो वहां पे लगते थे कि अगर 0 डिग्री पे ये प्लेस्ड है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, 180 डिग्री पे प्लेस्ड है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इन एनी केस अगर इसको अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाएगा तो ये ऑसिलेट करने लगेगा ना। जैसे अभी देखो इस पे एक फोर्स इधर लग रही है एक इधर लग रही है, तो ये ऐसे हो जाएगा, और जब ये ऐसे हो जाएगा तो यही वाली फोर्स जो इधर लग रही थी और ये इधर लगती रहेगी, अब ये इसको वापस लेके आएगी, तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक डाइपोल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, SHM करते हैं। हमें उस SHM का टाइम पीरियड निकालना है, यहां पे घबराना नहीं सैनिकों, 11th में पढ़ा है तुमने, और 11th तुमने कैसे पढ़ी है ये हम सब जानते हैं। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज तुमको करा देता हूं कि एक ऑसिलेटरी बॉडी जो थी उसकी याद करो उसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या थी, A साइन थीटा, फिर आपने इसको डिफरेंशिएट करा तो I वेलोसिटी, थीटा की जगह क्या होता था ओमेगा टी, थीटा की जगह क्या होता था ओमेगा टी, तो y इक्वल टू A साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, चेन रूल वगैरह आता है डिफरेंशिएशन, जिनके पास मैथ्स है उनको तो आता ही होगा, जिनके पास मैथ्स नहीं है उनको भी आना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूं अपने लेक्चर्स में, एक दफा और बता देता हूं कि आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स यानी कैलकुलस और वेक्टर्स अगर अच्छे से आता है तो आपको बहुत ज्यादा आसान लगने लगेगी फिजिक्स। फिर दो चार चीजें बचेंगी विच इज बेस्ड ऑन दोज अदर थिंग्स जो कैलकुलस और वेक्टर के अलावा बचती हैं, दे आर बेस्ड ऑन कैलकुलस एंड वेक्टर्स, तो वो समझना और आसान हो जाएगा। जैसे 2 डायमेंशनल मोशन के कॉन्सेप्ट्स हो गए या लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट्स हो गए, यानी कि जो क्लास 11th के आपके स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर्स हैं, अगर ये सारे आपको बहुत अच्छे से आते हैं तो आपको फिजिक्स में कभी भी कुछ भी समझने में दिक्कत नहीं आएगी। इनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना। मैंने अपनी ऐप पे ही एक कोर्स बनाया हुआ है जहां पर कि मैं उन बच्चों को जो क्लास 11th में ज्यादा अच्छे से पढ़ के नहीं आए और उन्हें इस बात की टेंशन है कि 12th उनकी कैसे निकलेगी, उनके लिए वो कोर्स है, आप वहां से परचेज कर सकते हो। 10 से 15 लेक्चर्स में वहां पर वो सारे टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं क्लास 11th के, जो 12th में आपको टॉपिक्स काम आएंगे। सारे टॉपिक्स आपको काम नहीं आएंगे, जितने काम आएंगे वो सारे पढ़ाए हुए हैं। तो अगर आपको डर है कि आपके क्लास 11th के बेसिक्स वीक हैं तो आप उस कोर्स को एक बार देख लो। 149 अभी उसका प्राइस चल रहा है, पता नहीं कब बढ़ जाएगा, अभी तो इतना ही है अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आप उसको परचेज कर सकते हो। वहां पर आपको 10 से 15 वीडियोस मिलेंगे। अगर आपको लगता है आपके क्लास 11th के बेसिक्स कमजोर हैं इसलिए आपको 12th में दिक्कत आ रही है, तो आप उन 10 से 15 लेक्चर्स को देख के बिंदास अपनी क्लास 12th कर सकते हो। सारे टॉपिक्स वहां पे क्लास 12th में जो काम आएंगे बहुत अच्छे से मैंने कवर कर दिए हैं। तो ये है इसका डेरिवेटिव जो कि होता है वेलोसिटी v, और इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है एक्सेलरेशन a ओमेगा कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, एक और लगाया तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। a साइन ओमेगा टी की जगह हम y रख सकते हैं, तो एक्सेलरेशन हो गई माइनस ओमेगा स्क्वायर y, है ना। यही सब इक्वेशंस पढ़ी थी SHM में। तो फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स हो गई, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल दी, और फोर्स जो होती है रिस्टोरिंग फोर्स माइनस KY भी होती है। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो आपको K मिलेगा m ओमेगा स्क्वायर, और यहां से आप ओमेगा निकाल के जो कि आएगा अंडर रूट K/m, टाइम पीरियड निकाल सकते हो जो कि आएगा 2π/, ओमेगा की वैल्यू पुट करके। तो आपको सिंपली ऐसी एक इक्वेशन ढूंढनी होती है ताकि आप कंपेयर करके वहां से K की वैल्यू निकाल सकें। और सिंस यहां पे रोटेशन हो रहा है ना,
इस तरह का ऑसिलेशन हो रहा है। एक पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर रहा है, पूरी बॉडी ऑसिलेट कर रही है अपने एक्सिस पे। तो और हमारे पास फोर्स नहीं है, टॉर्क है, सबसे बड़ी बात है। तो हम क्या करेंगे, F इक्वल टू माइनस के वाई की जगह टॉर्क इक्वल टू माइनस के थीटा इक्वेशन ढूंढेंगे और वहां से के को m ओमेगा स्क्वायर, के को m ओमेगा स्क्वायर की बजाय आई ओमेगा स्क्वायर पुट करें, क्योंकि रोटेशन में जब टॉर्क आ गया तो मास नहीं पुट करते, फिर आप क्या पुट करते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करते हैं। तो टॉर्क तो ये आ गया भाई साहब, यही टॉर्क तो इसको रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है भाई। जब ये ऐसे जाएगा तो वापस कौन लाएगा इसको, यही टॉर्क तो वापस लाएगा। तो ये टॉर्क हमारा इसको प्रोवाइड कर रहा है रिस्टोरिंग टॉर्क। तो रिस्टोरिंग टॉर्क है, तो मैं इसके साथ माइनस लगा दूं, माइनस एम बी साइन थीटा। एंड फॉर स्मॉल एंगल्स, फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। ये कन्वर्जन बहुत सारे क्वेश्चंस में आप यूज करोगे कि छोटे एंगल्स के लिए साइन थीटा और थीटा नियरली क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इस बात का मतलब क्या है, स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा और थीटा इक्वल होते हैं। इस बात का ये मतलब है कि अगर कोई छोटा एंगल है जैसे 1 डिग्री, तो अगर आप साइन 1 डिग्री की वैल्यू निकालोगे, साइन 1 डिग्री की वैल्यू निकालोगे और 1 डिग्री की रेडियंस में वैल्यू निकालोगे, सो यू विल गेट द सेम आंसर। तो छोटे एंगल्स के लिए साइन थीटा और थीटा बराबर होते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ये टॉर्क हमारा हो गया। अगर ये एंगल बहुत स्मॉल है, अगर ये स्मॉल एंगल पे ऑसिलेट कर रहा है, तो हमारा ये जो टॉर्क है ये हो गया माइनस एम बी थीटा। एंड सिंस टॉर्क होता है के थीटा माइनस के थीटा, देयरफॉर अपने को के की वैल्यू मिल गई m इंटू बी, और k होता है m ओमेगा स्क्वायर, k होता है m ओमेगा स्क्वायर। तो m की जगह यहां पे आप रखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, तो k हो गया I ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम बी, ओमेगा हो गया एम बी बाय आई का रूट, ओमेगा हो गया एम बी बाय आई का रूट। टाइम पीरियड हो गया 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, यानी अंडर रूट एम बी बाय आई। टी हो गया 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी। टी हो गया 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी। ये बच्चों टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। ये जो मैग्नेट आपकी ऑसिलेट कर रही है, इसका टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन है। जो एसएचएम कर रही है, इसका जो टाइम पीरियड है, ऐसे ये एक ऑसिलेशन पूरी हुई, तो एक ऑसिलेशन का इसका जो टाइम पीरियड है वो है 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी, वेयर आई इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बार मैग्नेट, एम हो गई मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, और बी है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, क्या हुआ, सेव नहीं हुआ अभी तक? मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बच्चों ये हमारे पास एक सोलिनॉइड है, ठीक है। इस सोलिनॉइड को हमने सपोज एक बैटरी से कनेक्ट किया और इसके अंदर, इस सोलिनॉइड के अंदर हमने एक मटेरियल का कोर भी इंसर्ट करा हुआ है ना, कोई हमने दूसरा मतलब इसके अंदर एयर नहीं है, कोई पीस हमने इंसर्ट करा हुआ है किसी मटेरियल का। ठीक, अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर हम दो क्वांटिटीज डिस्कस करने वाले हैं, एक तो मैग्नेटाइजेशन और एक मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बच्चों आप जानते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलिनॉइड के अंदर वो है म्यू नॉट एन आई, है ना। 4th चैप्टर में एम्पियर सर्किटल लॉ वाले टॉपिक के अंदर हमने ये डिराइव किया था। म्यू नॉट एन आई है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर एयर होती है ना, क्योंकि हमने म्यू नॉट लिया हुआ है, तो एयर होती तो इसको हम ले लेते हैं बी नॉट, लेकिन इसके अंदर तो एयर नहीं है, इसके अंदर तो ये मटेरियल है, तो अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगी म्यू एन आई, है ना। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगी म्यू एन आई, वेयर म्यू इज द
मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ दिस मटेरियल, ये जो अंदर ठूसा हुआ हमने इसके, ठीक। अच्छा, एक चीज यहां पर म्यू आर के बारे में पहले भी बता चुका हूं, एक बार दोबारा सुन लो। इसको बोलते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी किसी भी मटेरियल की क्या होती है, जो हमारा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये है म्यू आर इज द रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी व्हिच इज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। सो म्यू होता है म्यू आर इनटू म्यू नॉट। तो इसको ये भी लिख सकते हैं, बी को हम ये भी लिख सकते हैं म्यू आर इंटू म्यू नॉट एन आई, है ना। इसको ये भी लिख सकते हैं म्यू आर इंटू म्यू नॉट एन आई, और ये बी नॉट हो गई कि अगर एयर होती तो ये होती, लेकिन एयर तो नहीं है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है। अब क्या होता है कि इसके अंदर का जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो गया। आपने देखा है कि जैसे एक आयरन का पीस मैग्नेट के साथ कांटेक्ट में है तो वो आयरन जो है वो भी मैग्नेट बन जाता है। अभी इन चीजों का हम कारण पढ़ेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आयरन मैग्नेटाइज हो गया, है ना। मैग्नेट के साथ जो कांटेक्ट में है आयरन, वो मैग्नेटाइज हो गया क्योंकि वो भी मैग्नेट बन गया। तो इसके अंदर का जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो गया, तो इसके अंदर वाला मटेरियल भी क्या बन गया, मैग्नेट बन गया। वैसे इस बात का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास ये मटेरियल है, अब हर एक मटेरियल इज मेड अप ऑफ एटम्स, है ना। तो ये भी किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। इसके अंदर छोटे छोटे एटम्स हैं। अब हम लोग कह रहे हैं कि किसी भी मैग्नेट को अगर तोड़ते जाए तो भी हर पीस अपने आप में डाइपोल होता है। तो हमारा सवाल यह है कि किसी भी मैग्नेट को कितना तोड़ा जा सकता है। किसी भी मैग्नेट को इतना तोड़ो कि उसके सारे एटम्स को अलग कर दो, उसका एक एक एटम अलग कर दो। तो अगर मैग्नेट को इतना तोड़ा कि हमने उसका एक एक एटम अलग कर दिया, तो क्या तब भी उसमें डाइपोल की प्रॉपर्टी रहेगी या नहीं रहेगी? लेट्स सी। ये हमारे पास एक सिंगल एटम है मटेरियल का, और ये है इस का न्यूक्लियस, ठीक है। ये है इसका न्यूक्लियस। तो इसके अंदर है, ये रहा न्यूक्लियस, कलरफुल न्यूक्लियस, और इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे, है ना। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो आप मान सकते हैं कि इसमें जो करंट है वो क्लॉकवाइज है, क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के उल्टी डायरेक्शन में ली जाती है। तो हम इधर से देखने पे ऐसा मान सकते हैं कि करंट ऐसे है। तो अगर इस लूप में इधर से करंट ऐसे है, तो इसी को अगर दूसरी तरफ से देखोगे, यानी इसमें अगर करंट इधर से देखने पे क्लॉकवाइज है, तो दूसरी तरफ से देखोगे तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। और आप जानते हैं, अब आप इसको ट्रीट करो एक सर्कुलर लूप की तरह, है ना। सर्कुलर लूप की तरह ट्रीट करो, जिसमें एक तरफ करंट क्लॉकवाइज है, दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज है। तो जिस तरफ करंट क्लॉकवाइज होता है उधर साउथ पोल होता है, और जिस तरफ करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है उधर नॉर्थ पोल होता है। तो ये भी अपने आप में एक डाइपोल है, यानी एक एक एटम अपने आप में एक डाइपोल है, और हर एक एटम की अपनी एक नेट डाइपोल मूवमेंट होती है। इसकी नेट डाइपोल मूवमेंट कैसे होगी? साउथ टू नॉर्थ, अंदर की तरफ। अब इसके अंदर एटम्स बिखरे पड़े हैं, उन सब की डाइपोल मूवमेंट्स हैं, किसी की इधर, किसी की इधर, किसी की इधर, किसी की उधर, बिल्कुल रैंडमली बिखरे हुए हैं। अब वो डाइपोल्स को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा तो उन पे टॉर्क लगेगा, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। तो टॉर्क लगने की वजह से वो सारे अपने आप को, ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है, बट मान लेते हैं इसके अंदर के एटम्स ऐसे हैं जिनके डाइपोल मूवमेंट्स अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं टॉर्क लगने की वजह से। तो जो इसकी अंदर की नेट मैग्नेटिक मूवमेंट थी, जो पहले जीरो थी, क्योंकि इसके सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स, कोई इधर है तो उसके ठीक उल्टा कोई इधर है, उसने उसको काट दिया, कोई इधर है तो उसके ठीक उल्टा कोई इधर है, उसने उसको काट दिया। तो इसकी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो थी जब ये इस फील्ड में प्लेस्ड नहीं था।
और जब हमने इसको इस फील्ड में प्लेस कर दिया तो इसके सारे डाइपोल्स टॉर्क लगने की वजह से मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए, तो इसमें एक नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया जिसकी वजह से ये मैग्नेटाइज हो गया। समझ में आई बात? तो सबसे पहली क्वांटिटी है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन का मतलब है उस चीज को नापने की ये एक फिजिकल क्वांटिटी है कि ये जो मटेरियल है ये कितना एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज हुआ। तो हम कैसे इसको नापें? हम नापेंगे इसको, मैग्नेटाइजेशन को हम जो कैपिटल एम से हम रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्नेटाइजेशन इज इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या लॉजिक है इसके पीछे? सिर्फ इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट निकाल लेते क्या उससे नहीं पता चलता? मान लो हमने इस एक मैग्नेटिक फील्ड में दो मटेरियल रखे, एक छोटा एक बहुत बड़ा, और दोनों में हमने देखा कि 10 यूनिट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है, तो ज्यादा मैग्नेटाइज कौन सा माना जाएगा? ऑब्वियसली छोटा वाला, क्योंकि उसमें कम एटम्स हैं फिर भी उसमें 10 यूनिट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ। बड़े वाले में ज्यादा एटम्स हैं उसमें तब भी 10 यूनिट्स का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ। तो अगर आप कंपेयर करना चाहो कि कौन सा ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ है तो आप उनको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो ऑब्वियसली छोटे वाले का जो रेशियो है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ये ज्यादा आएगा, तो इसका मतलब है ये ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ। सो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन, और इट इज आल्सो कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, राइट? और इसका ऐसा यूनिट है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इज, डाइपोल मोमेंट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मीटर क्यूब, एम्पियर पर मीटर, है ना? डाइपोल मोमेंट की मैंने आपको यूनिट बताई पहले, पिछले चैप्टर में तो बताई थी। डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या है? पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट है एम्पियर मीटर, उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करा तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक? ओके, दूसरी क्वांटिटी है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मतलब है, हम H से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी को, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी है N और I का प्रोडक्ट। N और I मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम और करंट का प्रोडक्ट। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम और करंट का प्रोडक्ट, दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, है ना? जैसे यहां पे Ni है, यहां पे Ni है, तो आप इस Ni को क्या लिख सकते हो? H लिख सकते हो। तो हमने क्या किया, जो भी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, चाहे वो ये कोर इंसर्ट करने से है या जो कोर इंसर्ट किए बिना इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसको हमने डिवाइड कर लिया दो हिस्सों में, कि एक तो पैरामीटर वो है जो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, और दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, यानी जिसको हम चेंज कर सकते हैं। यानी हम नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर सकते हैं, हम आई चेंज कर सकते हैं, हम म्यू तो किसी मीडियम का चेंज नहीं कर सकते। तो जो हम चेंज कर सकते हैं फैक्टर, उसका जो प्रोडक्ट है दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, राइट? सो या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं इसको, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी नाम से पकड़ो, मैग्नेटाइज करने वाली फील्ड की इंटेंसिटी, है ना? जिस फील्ड ने मैग्नेटाइज करा है उसकी इंटेंसिटी, तो दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सो H इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसकी यूनिट क्या होगी? देखो, ये है एम्पियर और नंबर ऑफ टर्न्स इज पर मीटर, है ना? 10 पर मीटर, 20 पर मीटर, तो ये इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट भी वही है जो इसकी यूनिट है, यानी एम्पियर पर मीटर, ठीक है? इसकी यूनिट भी एम्पियर पर मीटर, इसकी भी यूनिट एम्पियर पर मीटर। अब आप देखो कि
अब एक और फील्ड में आपको बताता हूं BM, एक और फील्ड में बताता हूं BM, है ना। देखो ध्यान से सुनना, ये वाली जो फील्ड है, ये वाली जो फील्ड है वो तो है एक सेकेंड यहां लिख देता हूं, इससे रिलेटेड है, क्योंकि ये वाली फील्ड वो है जब इस सोलिनॉइड के अंदर ये मटेरियल नहीं था, ये वाली फील्ड वो है जब इस सोलिनॉइड के अंदर मटेरियल है, तो टोटल फील्ड है ये। लेकिन एक फील्ड वो भी तो होगी जो इसके अंदर इंड्यूस हुई है इन छोटे छोटे डोमेन्स के अलाइन होने की वजह से, डाइपोल्स के, सॉरी, एटॉमिक डाइपोल्स के अलाइन होने की वजह से जो इसके अंदर एक फील्ड है वो भी तो है, उसको हम डिनोट करेंगे BM से, और देखा गया वो क्या होती है, वो होती है म्यू नॉट इंटू M, M हो गया ये, ठीक है। तो BM, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो B है, समझ में आ गया ना आपको, ये जो B है टोटल, ये इसका और इसका सम है ना। जो सोलिनॉइड के अंदर पहले से फील्ड थी प्लस सोलिनॉइड के अंदर हमने जब ये मटेरियल डाला तब जो उसके अंदर जो फील्ड हुई, तो पहले वाली जो बाहर थी प्लस उसके अंदर जो हुई, उसका टोटल जो है वो B है। तो हम ये बोल सकते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि B जो है वो B नॉट प्लस BM है, और B है म्यू NI, है ना, और B नॉट क्या है, म्यू नॉट NI, यानी म्यू नॉट NI यानी म्यू नॉट H, है ना। NI को क्या लिख सकते हैं, H, प्लस BM क्या है, म्यू नॉट इंटू M। समझ में आई बात? अच्छा, म्यू NI अगर मैं लिख दूं B की जगह और B नॉट की जगह, या इसको हम लिख दें, यहां हम B की जगह म्यू H लिख सकते हैं, और म्यू नॉट H यहां पे हमने लिख दिया है, प्लस म्यू नॉट M। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को H से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा ये, और अगर मैं इधर से म्यू नॉट कॉमन ले लूं, अगर मैं इधर से म्यू नॉट कॉमन ले लूं तो मुझे मिलेगा 1 प्लस M बाय H, और अगर इस म्यू को इधर ले जाऊं, 1 प्लस M बाय H। ये तो आप जानते हो, इसको बोलते हैं म्यू आर, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और बच्चों ये जो रेशियो है ना, ये M बाय H, इसको डिनोट किया जाता है काय से, काय M, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसका भी लॉजिक बताता हूं कि ये क्यों बनाई है फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या? देखो ये रेशियो है M बाय H की। M इस चीज का मेजरमेंट है कि कोई मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ है, H इस चीज का मेजरमेंट है कि उसको मैग्नेटाइज करने के लिए कितनी फील्ड लगाई गई है। तो M बाय H का मतलब है कि जो मटेरियल कम फील्ड लगा के ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ है ना, उसका M बाय H का रेशियो ज्यादा होगा। तो जिस मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है वो मटेरियल जो है वो हाईली ससेप्टिबल टू मैग्नेटिक फील्ड्स है, मतलब उसको हम इजीली मैग्नेटाइज कर सकते हैं, और जिसकी कम है उसको हम इजीली मैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर ये सारे फॉर्मूले इससे रिलेटेड हमारे जो हैं वो खत्म हो गए हैं। नोट कर लो अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक। पॉज करके पहले इसको खुद ट्राई कर लो, फिर सॉल्यूशन देखना।
A solenoid has a core of material with relative permeability 400. तो म्यू आर कितना दिया हुआ है 400. The windings of the solenoid are insulated from the core and carry a current of 2 ampere. Solenoid में करंट कितना है 2 ampere. If the number of turns is 1000 per meter, small n is 1000 per meter. Calculate H. H क्या है H है n इंटू आई, तो H हो गया ni. n कितना है 1000 इंटू आई 2, तो ये हो गया 2000 एम्पियर पर मीटर. ठीक. m फिर हमको निकालना है m है मैग्नेटाइजेशन कैसे निकालोगे? मैग्नेटाइजेशन निकालने के लिए आपके पास म्यू आर है ना, तो आपको मिल जाएगा. अब देखो फॉर्मूला अपना क्या था, फॉर्मूला अपना बी टोटल का क्या था, बी टोटल था म्यू नॉट इंटू एम प्लस म्यू नॉट इंटू एच, है ना. एच अपने पास है, म्यू नॉट अपने पास है, और बी क्या था, बी आर था म्यू आर इंटू म्यू नॉट एन आई, यानी एच, यानी कि H इक्वल टू म्यू नॉट कॉमन आ गया M प्लस H. म्यू नॉट से म्यू नॉट कटा, यानी कि M जो है M प्लस H जो है M प्लस H की वैल्यू है म्यू आर इंटू एच. M प्लस H की वैल्यू है म्यू आर इंटू एच, जो कि हो जाएगा आपका M हो जाएगा, इसको इधर ले आओ और H कॉमन आ गया, अंदर बचेगा म्यू आर माइनस 1. तो H अपना आया था 2000 इंटू 400 माइनस 1, दैट इज 2000 इंटू 399. जो कि हो जाएगा अपना 8000 399 टू 800 मतलब 798000 सी. अच्छा यूनिट लगा लो, क्या निकाला हमने m निकाला है, तो एम्पियर पर मीटर. बी टोटल बी, अब टोटल बी क्या होता है, टोटल बी होता है म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एच. तो म्यू आर है अपना 400 और म्यू नॉट है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू एच है 2000. सो दिस इज 400 इंटू 2000, 2 0 ये 3 0 ये 5 0, यानी कि 8 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 4 पाई, यानी 16 पाई नहीं 32 पाई 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 4 पाई, यानी कि 32 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 2 टेस्ला. और डी मैग्नेटाइजिंग करंट. मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है बच्चों, मैग्नेटाइजिंग करंट का मतलब है कि हम कितना करंट पास करें सॉलिनॉइड में से, कि हमको ये जो हमने कोर लगाया ना, इसमें ये जो कोर का मटेरियल लगाया है, इससे हमको जितनी मैग्नेटिक फील्ड मिली है, हम सॉलिनॉइड में कितना करंट पास करें कि हमें उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड मिले बिना कोर लगाए, है ना, कि कितना एक्स्ट्रा करंट पास करें. तो हमको कोर लगा के मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिली है, म्यू नॉट म्यू आर एन आई, और इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे लगानी होती बिना कोर के तो वो होती म्यू नॉट एन आई डैश. तो मुझे कितना करंट पास करना पड़ता, जरा देखें, एन से एन कट गया, म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, तो आई डैश मेरा हो गया 400 इंटू 2, यानी कि 800 एम्पियर. 800 एम्पियर तब टोटल करंट मुझे पास करना पड़ता अगर मैं बिना कोर लगाए इतनी मैग्नेटिक फील्ड चाहता. तो एक्स्ट्रा करंट जो है, जो मुझे पास करना पड़ा, उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट. मैग्नेटाइजिंग करंट कितना हुआ फिर
2 एम्पियर तो उसमें ऑलरेडी था, तो मैग्नेटाइजिंग करंट हो गया 800 माइनस 2, दैट इज 798 एम्पियर। ठीक, 798 एम्पियर। सो ये है आपका न्यूमेरिकल। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, 3 तरह के मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। सबसे पहले बात करते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। अभी आपको मैंने समझाया कि हर एक सब्सटेंस के अंदर छोटे छोटे एटॉमिक डाइपोल्स हैं। अगर आप एक सब्सटेंस को, एक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो और उसके अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन कर लें, यानी कि जो अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो उस मटेरियल के वो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड के उल्टी डायरेक्शन में हो, तो ऐसे मटेरियल को बोला जाता है डायामैग्नेटिक मटेरियल। समझ गए? इसका एग्जांपल है, डायामैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल है, लर्न कर लो, बिस्मथ, कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, सिलिकॉन, वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड नाइट्रोजन एट एसटीपी। ठीक, तो क्या है डायमैग्नेटिज्म के बारे में, क्या क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में? इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग राउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम possesses ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पजेस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं, क्योंकि कोई भी चीज जो घूमेगी उसमें एंगुलर मोमेंटम होगा। दीज ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज करंट कैरिंग लूप्स एंड हैव एन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। अभी आपको समझाया, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैव अ रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 0 इन देयर एटम्स। जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट है एक डायमैग्नेटिक मटेरियल की वो अदरवाइज 0 है, क्योंकि सारे मैग्नेटिक मूवमेंट्स रैंडमली ओरिएंटेड हैं। लेकिन जैसे ही आपने इस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसमें एक नेट मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाता है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, यही हम आपको समझा रहे हैं। तो व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, इलेक्ट्रॉन्स विद ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट इन द सेम डायरेक्शन स्लो डाउन। जिनका मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है वो स्लो हो जाते हैं, और जिनका मैग्नेटिक मूवमेंट उल्टी डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के वो फास्ट हो जाते हैं। इससे उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ने लगता है। पर ये होता क्यों है? दिस इज ड्यू टू लेंज लॉ, जो आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन जितना अभी हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे हम इस चीज को समझ सकते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है कि जो जैसे मान लो यहां पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसका ये रहा नॉर्थ और ये रहा साउथ, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू साउथ। अब इसमें हमने एक मटेरियल ला के रख दिया, ये है डायमैग्नेटिक। तो इस डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर एक एटम है ये, ठीक है, जिसकी मैग्नेटिक मूवमेंट है ऐसे साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ। थोड़ा बड़ा बना देता हूं इसको मैं। मान लो ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये, जिसका नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है। इसके अंदर हमने एक मटेरियल रख दिया डायमैग्नेटिक ये। अब इसके अंदर क्या कहा जा रहा है? व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, इलेक्ट्रॉन विद एन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट इन द सेम डायरेक्शन स्लो डाउन। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट इसी की डायरेक्शन में है, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, यानी उसका इधर साउथ हुआ इधर नॉर्थ हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट होता है साउथ टू नॉर्थ। तो ये वाला स्लो होने लगेगा, मतलब जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है वो स्लो होने लगेंगे, और जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है वो स्पीड अप होने लगेंगे। यानी कि कुछ इसमें ऐसे होंगे जिनका साउथ इधर है और नॉर्थ इधर है एटम्स का, तो उनकी मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो फास्ट होने लगेंगे। यानी कि थोड़ी देर में सारे के सारे जो अंदर एटॉमिक डाइपोल्स हैं उन सब का साउथ इधर होगा और नॉर्थ इधर होगा, तो इधर एक नॉर्थ बन जाएगा, है ना। अब इस वाले को तो भूल जाओ, ये तो स्लो डाउन हो गया, ये तो ऐसे वाले तो खत्म हो जाएंगे, है ना, जिनका उल्टी डायरेक्शन में था। तो ये वाले बचेंगे जिन सबका नॉर्थ इधर होगा और साउथ इधर होगा, तो साउथ साउथ की तरफ, नॉर्थ नॉर्थ की तरफ। तो ये वाले क्या करने लगेंगे? ये वाला मतलब स्पेसिमेन जो है, ये जो मटेरियल है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होने लगेगा? रिपेल होने लगेगा।
ठीक, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। So this leads to repulsion between the substance and the magnetic field. बच्चों सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, आपको थर्ड चैप्टर में बताया था। अगर आप किसी मेटल का टेम्परेचर घटाते जाओ तो उसका रेजिस्टेंस घटता जाता है और एक ऐसा पॉइंट आ जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, जिसके बाद उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है और वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। याद रखो, सुपर कंडक्टर्स आर परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल्स एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड मेजनर इफेक्ट। जो सुपर कंडक्टर्स हैं वो परफेक्टली डायमैग्नेटिक होते हैं और उनके परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म को मेजनर इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम मेजनर था जिसने ये बात डिस्कवर करी। ठीक है, सुपर कंडक्टर्स की एप्लीकेशंस क्या हैं, दे आर यूज्ड इन मैग्नेटिक लेविटेशन। मैगलेव ट्रेन्स होती हैं जो कि इसी प्रिंसिपल पे काम करती हैं, जहां नॉर्थ को रिपेल करता है, उसमें व्हील्स नहीं होते, वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर चलती हैं, बिना प्लेटफॉर्म के साथ कांटेक्ट में आए नॉर्थ को रिपेल करता है, साउथ को रिपेल करता है और इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे ट्रेन दौड़ती है। इनको बोलते हैं मैगलेव ट्रेन्स। मैगलेव मतलब मैग्नेटिक लेविटेशन, यानी मैग्नेटिज्म की मदद से ट्रेन को लेविटेट करना। ठीक, सो परफेक्टली डायमैग्नेटिक होने की वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सुपर कंडक्टर्स जो हैं वो मैग्नेट से रिपेल होते हैं और मैग्नेट जो है वो सुपर कंडक्टर से रिपेल होती हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ। फिर है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनको अगर तुम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इनके अंदर के जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं वो अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे, यानी वो वाले मैग्नेटिक एटॉमिक डाइपोल्स जिनकी मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है वो स्पीड अप हो जाएंगे और जिनकी उल्टी डायरेक्शन में वो स्लो डाउन हो जाएंगे। तो इसके अंदर एक नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। समझ में आई बात? बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये है। अब यहां पर अगर हम बोलें, अगर ये हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, अगर ये हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गई नॉर्थ से साउथ। अब हमने यहां पे रख दिया एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल का पीस और वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो भी एटॉमिक डाइपोल है जिसकी डाइपोल मूवमेंट फील्ड की डायरेक्शन में है, यानी एस इधर है एन इधर है, ऐसे वो स्पीड अप हो जाएंगे, यानी इस तरफ इसकी डाइपोल मूवमेंट जो है वो आ जाएगी सबकी अलाइन होके। ठीक, तो क्या होगा, इधर नॉर्थ बनेगा इधर साउथ बनेगा, है ना, तो ये साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे केस में मटेरियल के अंदर भी एक नेट मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। पढ़ लेते हैं इसको भी, एनसीईआरटी में क्या मेंशन्ड है, दो सब्सटेंसेस व्हिच डेवलप अ फीबल मैग्नेटिज्म, फीबल मतलब वीक मैग्नेटिज्म इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल मैंगनीज, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, प्लेटिनम, सोडियम, कॉपर क्लोराइड, ऑक्सीजन। Individual atoms, ions or molecules of a paramagnetic material possess their own permanent magnetic dipole moment. However, due to the constant random motion, thermal motion of these entities, no net magnetization is observed. उनके अंदर जो थर्मल एनर्जी है उसकी वजह से उन सबके एटम्स के मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो हैं वो रैंडमली अलाइंड हैं, तो उसके अंदर नेट मैग्नेटिज्म क्या होता है, जीरो। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इनफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड and at low temperatures the individual atomic dipole moments can align and point in the same direction as external field and this process is known as alignment। मतलब वो सब डाइपोल्स अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं। as the applied magnetic field is increased or temperature is lowered the magnetization of the paramagnetic material increases। जैसे जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओगे तो वैसे वैसे वो और ज्यादा अलाइन करेंगे अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। या जो बच गए होंगे, जो अब तक अलाइन नहीं कर पाए होंगे क्योंकि उन पे कम टॉर्क लग रहा था क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वीक थी, अब वो भी अपने आप को अलाइन कर लेंगे। या फिर अगर आप टेम्परेचर लोअर करोगे तो उनकी थर्मल एनर्जी घटेगी, तो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का उन पे होल्ड बढ़ेगा और तब भी वो अलाइन कर पाएंगे। तो ये दोनों फैक्टर्स ही उनको और ज्यादा मैग्नेटाइज कर देता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में।
और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक वो अपने आप को परफेक्टली अलाइन नहीं कर लेते। कौन? मैग्नेटिक डाइपोल्स या एटॉमिक डाइपोल्स, ठीक है, जो छोटे छोटे एटम्स के डाइपोल्स हैं। तीसरा सब्सटेंस है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो है जिसको जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म डेवलप कर लेता है। फीबल मैग्नेटिज्म नहीं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म डेवलप कर लेता है। फॉर एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकल। ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है इसमें छोटे छोटे डोमेन्स होते हैं, मतलब इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, एक एक मिलीमीटर लेंथ के पार्ट्स में डिवाइड करो। ये 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर, इनको डोमेन्स बोलते हैं। इनकी खास बात क्या है कि हर एक डोमेन में लगभग 10⁻11 एटम्स होते हैं और उन सब एटम्स की जो डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। जैसे ये वाला जो डोमेन है, यहां पर जितने भी एटम्स हैं सबकी डाइपोल मोमेंट इधर है। ये वाला जो डोमेन है सबकी डाइपोल मोमेंट उधर है। इसमें जितने भी एटम्स हैं सबकी डाइपोल मोमेंट इधर है। ऐसे में अब जब वो ऑलरेडी ग्रुप्स में बटे हुए हैं जिनकी डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में, ऐसे में जब आप इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो ये सारे डोमेन्स के जो एटॉमिक डाइपोल मोमेंट्स हैं वो फिर सारे के सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर जाते हैं और एक बड़ा सा सुपर डोमेन बना लेते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाता है? सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाता है। दो तरह के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, एक तो है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और एक है हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होता है जिसमें अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दो तो वापस डीमैग्नेटाइज हो जाता है। हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होता है कि अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दो तो उसका मैग्नेटिज्म बरकरार रहता है, इंटैक्ट रहता है। ठीक, some ferromagnetic materials retain their magnetization even after external field is removed and they are called hard magnetic materials or hard ferromagnets. Examples are alnico and lodestone. Alnico is an alloy, aluminium, nickel और cobalt का। Other ferromagnetic materials lose their magnetization upon removal of the external field and they are referred to as soft ferromagnetic material. अच्छा, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे थर्मल एनर्जी बढ़ेगी एटॉमिक डाइपोल्स की और डोमेन्स की, तो वो रैंडमली अलाइन होना शुरू हो जाएंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होने की बजाय। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे फेरोमैग्नेटिज्म घटता है और सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिज्म की तरफ चला जाता है। अब इनकी ये प्रॉपर्टीज हम जो है एक टेबुलर फॉर्म में रिवाइज कर लें, सारी प्रॉपर्टीज जो अभी हमने डिस्कस करी हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी है इफेक्ट ऑफ मैग्नेट्स। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स, रीजन बता दिया, दे आर फीबली अट्रैक्टेड। पैरामैग्नेटिक फीबली अट्रैक्टेड एंड फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज अपोजिट हैं, लेकिन पैरामैग्नेटिक की जो प्रॉपर्टी है फेरोमैग्नेटिक की वही प्रॉपर्टी थोड़ा और स्ट्रांग वे में है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इनमें फीबल मैग्नेटिज्म आ जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, इनमें फीबल मैग्नेटिज्म आ जाता है सेम डायरेक्शन में, इनमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म आ जाता है सेम डायरेक्शन में। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये जहां पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहां से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, ये मतलब फील्ड से दूर भागते हैं, और ये वीक से स्ट्रॉन्गर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड में जाने की कोशिश करते हैं बट स्लोली, और ये भी वीक से स्ट्रॉन्ग पार्ट्स में जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की बट क्विकली जाते हैं, बहुत जल्दी जाते हैं। ठीक, यहां पर एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है, जरा उसको हम देख लें। अगर हम देखें कि यहां पर एक डायमैग्नेटिक लिक्विड है, ये डायमैग्नेटिक लिक्विड को हमने ऐसे रखा लेकिन थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो गया क्योंकि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है पोल्स के पास। ये दो मैग्नेटिक पोल्स हैं तो ये पोल्स से दूर भाग गया, बीच में इकट्ठा हो गया जहां पर मैग्नेटिक फील्ड वीक है। लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अगर हमने ऐसे रखा तो वो पोल्स के पास इकट्ठा हो जाएगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागता है। ठीक, अच्छा, अगली प्रॉपर्टी है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड
freely suspended diamagnetic rods align itself perpendicular to the field. अगर आप एक डायमैग्नेटिक मटेरियल की रॉड को फ्रीली सस्पेंड करोगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर लेगी, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागती है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का किस डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं होता, अपने से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं होता। तो इसलिए अपने से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो खुद को अलाइन कर लेगी, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागती है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, पैरामैग्नेटिक रॉड ऐसे अलाइन हो जाएगी, जबकि डायमैग्नेटिक रॉड ऐसे अलाइन हो जाएगी, जबकि पैरामैग्नेटिक रॉड ऐसे अलाइन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और फेरोमैग्नेटिक रॉड तो क्विकली अलाइन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक। ससेप्टिबिलिटी वैल्यू देखो, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? ससेप्टिबिलिटी होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है M/H। अब इसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होगी, क्योंकि हमने जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी है इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है वो तो अपोजिट डायरेक्शन में, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी। इसकी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है सेम डायरेक्शन में हुआ है बट कम हुआ है, तो स्मॉल वैल्यू होगी, पॉजिटिव होगी बट स्मॉल होगी, बट इसकी भी पॉजिटिव होगी बट बहुत ज्यादा होगी, मोर देन 1000। ठीक है। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है μ/μ0। अब अगर आप किसी सोलिनॉइड में एक ऐसा पीस डाल दो, आप एक सोलिनॉइड में कोई मटेरियल ऐसा डाल दो उसके कोर में जो डायमैग्नेटिक हो, तो मैग्नेटिज्म तो एयर से भी नीचे चला जाएगा। पहले उसके कोर में एयर था, अब वो और भी कम मैग्नेटिक हो गया, क्योंकि डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिज्म इंड्यूस हुआ वो बाहर वाले को काट देगा। तो इसका मतलब यह है कि जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है म्यू, मतलब जो म्यू है, जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की, वो एयर से भी कम है, यानी इसकी जो μr आएगा, जो μ/μ0 होता है, वो लेस देन 1 आएगा। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल तो मैग्नेटिज्म बढ़ाता है, यानी उसका μ/μ0 से ज्यादा होता है, तो ये मोर देन 1 आएगा इसका μr, और फेरोमैग्नेटिक का तो बहुत ज्यादा होता है, तो इसका बहुत ज्यादा मोर देन 1 आएगा। और मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिमूव करके इसका मैग्नेटिज्म खत्म, इसका भी मैग्नेटिज्म खत्म, इसका भी मैग्नेटिज्म खत्म, अगर सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक हो, और अगर हार्ड फेरोमैग्नेटिक हो तो अपना मैग्नेटिज्म रिटेन करके रखता है। समझ में आ गई बात? तो ये पूरा चैप्टर था, नोट्स बता दिया। मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप या टेलीग्राम चैनल दोनों में से कहीं पर भी आपको मिल जाएंगे, दोनों ज्वाइन कर लो। बहुत सारा मटेरियल ऐसा है जो ऐप पे है, टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है इतने मटेरियल को, तो आप दोनों ज्वाइन कर लो, आपको बढ़िया स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और मैं आपको मिल जाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।